हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 का एक नया टॉपिक है दहन और ज्वाला, उसको पढ़ेंगे। बेसिकली दहन और ज्वाला में क्या अंतर है, दहन किसे कहते हैं, ज्वाला किसे कहते हैं, इस चीज के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दहन क्या होती है? तो दहन दहन का मतलब है जो हमारे ईंधन होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो जब जलते हैं तो वो ज्वाला देते हैं, एक जोत के साथ जलते हैं या बस मतलब धीरे धीरे सुलगते रहते हैं। तो उस चीज में आज हम चर्चा करेंगे कि दहन किसे बोलेंगे। तो जैसे हमारे घरों में भी बहुत सारे क्या होते हैं, ईंधन होते हैं। जैसे जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं उनके लिए चूल्हा जो हो गया वो एक ईंधन हो गया। और जो मिट्टी के चूल्हे पे बनाते हैं तो वो लकड़ी के कंडे यूज करते हैं, ठीक है, कोयला यूज करते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी हमारे ईंधन हो जाएंगे। हाँ, दहन और ज्वाला। तो फिर मोमबत्ती के जलने से परिचित है, आपने मोमबत्ती जलाई होगी। हम तो बचपन में बहुत जला के देखे मोमबत्तियां, बर्थडे पे भी मोमबत्ती जलाते हैं तो वो क्या है, जोत के साथ जलती है, ज्वाला उसमें आपने देखी होगी। ठीक है, और मंदिर में भी आप अपना दीपक जलाते हो तो उसमें आप क्या देखते हो कि एक जोत के साथ जलती है, एक उसमें ज्वाला रहती है। तो अब हम ईंधन की बात करेंगे। तो मैंने आपको टॉपिक सिंपल सा चीज बताई है कि ज्वाला बेसिकली किसे कहेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो है दहन। तो दहन हम आपको बताएंगे कि दहन क्या है। देखिए, जो हमारा कोयले होते हैं, लकड़ी के जो कोयले होते हैं या फिर मैग्नीशियम होता है, तो वो किस तरह से जलेगा। तो रासायनिक विक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। देखो, किसी भी ईंधन को या किसी भी पदार्थ को जलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम यानी वायु। ठीक है, वायु में हमारी ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन के द्वारा ही ये जितने भी पदार्थ होते हैं ये सब जल उठते हैं। तो दहन किसे कहते हैं? वह पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वह जल उठता है, उसको ही हम दहन कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें ही द्राव्य पदार्थ भी कहते हैं, द्राव्य कहलाते हैं। और ये सभी ईंधन कहते हैं। ईंधन ठोस द्रव्य गैस कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारा हम एलपीजी यूज करते हैं किचन में अपनी, तो हमारी वो द्रवित होती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठोस हम कह सकते हैं जैसे कोयला हो गया, ठीक। और गैस हमारा जैसे कपूर, हम कपूर यूज करते हैं, वो हमारा क्या है, गैस रूप में, क्योंकि वो एकदम से क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। हम जैसे उसे जलाते हैं तो वो वाष्पित हो जाता है, सबने देखा होगा कपूर को जलते हुए। ठीक है, तो ये हमारे तीन रूप में होते हैं, ईंधन होते हैं हमारे। ये पदार्थ जो है, द्राव्य पदार्थ, ये तीन प्रकार के होते हैं। ठोस, द्रव या गैस किसी भी रूप में पाए जा सकते हैं, इन्हें हम द्राव्य पदार्थ कहते हैं। ओके, देखिए इसमें लिखा है कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। बिल्कुल है। हम भोजन भोजन करते हैं, किस लिए करते हैं, जिससे कि हम अपने दैनिक रोज की कार्य को कर सकें। लेकिन हम भोजन की आवश्यकता ही क्यों होती है? क्योंकि ऊर्जा के लिए। और यह हमारे शरीर में किसका काम करता है? ईंधन का। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे हमारा जो ये भोजन होता है, ये जो ईंधन होता है, ये जल उठता है। ठीक है ना, इसका पाचन हो जाता है, बेसिकली ये कहेंगे हम। देखिए, यही सब लिखा हुआ है इसमें। अब नीचे क्या दिख रही है, 6.1 में लिखा हुआ है जो स्ट्रॉ, माचिस की तिल्लियां वगैरह है, मिट्टी का तेल है, कागज, लोहे की कीलें हैं, तो ये सब जलता ही नहीं जलता है। तो बता सकते हैं कि द्राव्य और अद्राव्य पदार्थ किसे कहते हैं। द्राव्य पदार्थ मैंने आपको भी बताया कि जो जल उठते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और एकदम से जल उठेंगे। जैसे हमारी लकड़ी है, जल जाएगा तो ये द्राव्य पदार्थ है। कागज द्राव्य पदार्थ है। लोहे की कील नहीं जलेगी, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जलेगा, एक तो लोहा है, ऊपर से वो ऑक्सीजन से क्रिया मतलब ऐसे नहीं करेगा जलने के लिए, तो अद्राव्य हो गया। मिट्टी का तेल जल जाएगा एकदम से, क्योंकि आपने देखा होगा मिट्टी का तेल कहीं पड़ा हो और वहां पे जरा सी माच की तिल्ली डाल दो तो जल उठता है, तो वो द्राव्य पदार्थ है मिट्टी का तेल। पदार्थ का पत्थर का टुकड़ा अद्राव्य है, क्योंकि पत्थर नहीं जलता। स्ट्रॉ क्या है, स्ट्रो नहीं जलेगा, थोड़ा सा जलेगा फिर शांत मतलब बुझ जाएगा। कास्ट कोयला जल जाएगा। माचिस की तिल्लियां ये भी जल जाती हैं। कांच नहीं जलेगा, क्योंकि हम कांच पे नीचे से आग का वो करेंगे तो उस पे गोल गोल
वो तो बन जाएगा, कार्बन के कण तो दिख जाएंगे कांच की प्लेट पर, लेकिन वो जलेगा नहीं, तो वो आद्रा पदार्थ है। ठीक है, ये एक प्रयोग किया गया है। जो क्रियाकलाप 6.2 में आप देख रहे हैं, ये क्या है, क्रियाकलाप है क्या कि हमने एक क्या लिया है, एक उल्टा करके बर्तन रखा हुआ है, उसमें हमने एक कैंडल जलाई हुई है, हमने नीचे से एक जगह छोड़ी हुई है, उसमें ऑक्सीजन जा सकती है। जब तक ऑक्सीजन मतलब वायु उसमें प्रवेश कर रही है तब तक वह कैंडल जलेगी, मोमबत्ती जलेगी। लेकिन जैसे ही हम उसको एकदम से बंद कर देंगे, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देंगे, तो वो बुझ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी द्रव्य पदार्थ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की, माध्यम की आवश्यकता है। बिना माध्यम के कोई भी द्रव्य पदार्थ नहीं जलेगा, कोई भी ईंधन नहीं जल पाएगा, वो बुझ जाएगा। यही सब लिखा हुआ है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो सूर्य है, जो हमारा सन है, वो ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जो सूर्य है उससे हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है और प्रकाश भी प्राप्त होता है। तो ये किस तरह से होता है? सबसे पहले जो सूरज है उसका निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा हुआ है। ठीक है, नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा ही सूरज का निर्माण हुआ है, उसके द्वारा ही हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक, क्रियाकलाप 6.3 में क्या दिया हुआ है? एक लकड़ी और लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। हाँ जी, ये भी वही है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति चाहिए। जैसे हमने कैंडल वाला उदाहरण लिया था, इसी तरह से ही लकड़ी वाला है। इसमें क्या कहा है कि जो लकड़ी के कोयले वगैरह है, उसको एक तवे पे रखा है और उसको ऊपर से प्लेट करके बंद कर दिया है। तो जब ढक दिया है बिल्कुल उसको, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं गई, यानी वो बुझ गया, वो कोयला बिल्कुल बुझ गया। यदि उसको हम प्लेट को हम हटा देते तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता रहता और जलता रहता, धीरे धीरे जलता रहता। तो वही चीज है कि यदि कोई भी द्रव्य पदार्थ है, कोई भी हमारा ईंधन है, तो यदि वो जलेगा तो किसके संपर्क में आके, माध्यम यानी वायु के संपर्क में आके जलेगा। अब ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आग पकड़ लिया जाए तो उसके ऊपर क्या ढक जाना चाहिए। आपको दिख ही रहा है कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है जिसको आग ने पकड़ लिया है, तो उसके ऊपर क्या ढक दिया, कंबल। यानी यदि कोई व्यक्ति जला हुआ है तो उसके ऊपर एकदम से क्या ढक दिया जाए, कंबल ढक दिया जाए, उससे उसकी रक्षा होगी। ठीक है, इसमें थोड़े से देखो बीच बीच में दिया हुआ है कि माचिस की तिल्ली लेते हैं, जल उठती है। हाँ जी, जल उठती है। ठीक है, ये हम आपको अभी नीचे बताएंगे। ठीक है, ये सभी बताया गया है कि लकड़ी या कोयले को जलाते हैं तो जल जाता है, मिट्टी का तेल आग पकड़ लेता है। ये सभी रीजन हमने बताए हैं क्योंकि ये द्रव्य पदार्थ है, लकड़ी का कोयला या मिट्टी का तेल, ये सभी द्रव्य पदार्थ है। पत्थर तो नहीं जलेगा। ठीक है, और तुम्हारा वो जो अम, पत्थर है या वो है, क्या बोलेंगे उसको, अभी पीछे गया है, पत्थर या फिर कील वगैरह लोहिया, वो तो नहीं जलेगा ना, तो वो आद्रा पदार्थ है। अब देखिए, जैसे जंगल में आग लग जाती है तो ये किस तरह, किस वजह से लगती है। देखिए, ऑक्सीजन, जो जंगल होते हैं हमारे, वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत निकट निकट होते हैं, पास पास होते हैं। तो आपको पता ही है कि जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और CO2 में छोड़ते हैं। तो जब CO2 छोड़ते हैं और CO2 जलने में सहायक होती है, तो जैसे ही वो छोड़ते हैं तो इतने निकट निकट होते हैं पौधे कि वो आपस में आग पकड़ लेते हैं। उनके द्वारा ही छुटी हुई छोड़ी हुई ऑक्सीजन होती है जो उनमें ही क्या लगा देती है, अग्नि का, अग्नि उत्पन्न कर देती है उनके बीच में ही। तो वो स्वतः ही जल उठती है। जो जंगल की आग होती है वो स्वतः ही जल उठती है, या फिर लोगों की लापरवाही से, जैसे पिकनिक मनाने गए वहां पे कुछ जला छोड़ दिया कुछ वजह से, वो भी होता है। लेकिन जो जंगल की स्वतः आग लगती है वो इसी वजह से लगती है क्योंकि वो बहुत पास पास में होते हैं जो पेड़ होते हैं। तो उनसे जो छोड़ी हुई ऑक्सीजन होती है, या हम कहेंगे कि वायु के संपर्क में आती है, वो जल उठते हैं पौधे। आपने सुना भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत घनी आग पकड़ ली थी जंगलों में, तो इसी वजह से पकड़ी थी। ये स्वतः ही जल जल उठती है। तो देखिए, अब हम ये यहाँ पे ये बताया गया है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो ज्वलन ताप किसे कहेंगे, हमने पढ़ लिया ईंधन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे। यानी एक हमारा ईंधन है, एक हमारा ज्वलन ताप है। तो जो ईंधन का ताप है वो कम होना चाहिए ज्वलन ताप से, तभी तो आग नहीं पकड़ेगा, तभी तो अग्नि नहीं उत्पन्न होगी। यदि ईंधन का ताप इतना ज्यादा हुआ कि ज्वलन ताप नीचे रह गया तो क्या हो जाएगा, अग्नि एकदम उत्पन्न हो जाएगी, आग पकड़ लेगा। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो
कभी भी अग्नि उत्पन्न ना हो इसके लिए हमारे ईंधन का जो ताप है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, ज्वलन ताप उच्च होना चाहिए। ओके। अब नीचे बताया गया है, इसी के नीचे ज्वलन ताप के नीचे कि माचिस माचिस का इतिहास कैसे, तो हम बस इतना ही बताना चाहेंगे, ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे। कि जो माचिस होती है, माचिस का जो सिरा होता है उस पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। और जैसे ही हम उसको रगड़ते हैं, और जो रगड़ने वाली सतह होती है उस पर कांच या लाल फास्फोरस लगा होता है, जैसे ही हम उसको रगड़ते हैं तो लाल फास्फोरस किस में बदल जाता है, व्हाइट व्हाइट फास्फोरस में बदल जाता है, और क्या हो जाता है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें। देखिए, मैंने आपको जो अभी बताया था वही लिखा हुआ है, द्रव्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या नहीं पकड़ेगा जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम होगा। यही बताया मैंने कि जो हमारा द्रव्य पदार्थ है उसका जो स्वयं का ताप है वो ज्वलन ताप से कम रहे, तभी अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। यदि उसका ताप ज्यादा हो गया ज्वलन ताप से, तो अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ आग पकड़ लेगा आपका ईंधन। इस प्रकार से जो हमारा भोजन पकाने वाला तेल है, वो उसका जो ज्वलन ताप है, उसका जो अपना स्वयं का ताप है वो क्या है, कम है। यदि ज्यादा होगा तो हम जैसे कुकर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आग आग पकड़ लेगा, तो क्या है, उसका ताप कम है, इसलिए ज्वलन ताप कम होता है। अब एक प्रयोग किया गया है क्रियाकलाप 6.4 में। जो 6.4 में क्रियाकलाप है उसमें क्या है कि एक तो कागज मोमबत्ती पर सीधा डायरेक्ट रख दिया तो जल जाएगा, एक पे क्या करा है, एक उसका रोल सा बना के, आप देख ही रहे हो चित्र में 6.4 में, कि एक उस तरह से कीप सी बना के उसमें जल भर दिया है और मोमबत्ती के सिरे पे रख दिया है, तो वो जलेगा या नहीं जलेगा, ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हो। ये नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, कि क्योंकि उसके अंदर जो जल है वो सारी ऊष्मा, कैंडल की जितनी भी ऊष्मा है वो सारी उस पानी को गर्म होने में जा रही है। ठीक है, कागज में जा रही है, लिक्विड में जा रही है, पानी में जा रही है, तो वो नहीं जल पा रहा है, जबकि हमने जो पेपर लिया है विदाउट वाटर वो जल गया है। तो इन दोनों ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो आराम से, लेकिन हेल्प, बड़ों की हेल्प जरूर ले लेना। देखिए, अब इसमें हाँ दिखाया गया है कि यदि कहीं पे अग्नि उत्पन्न हो गई हो, आग लग गई हो, तो हम कैसे उसको कैसे उससे निपटारा करेंगे। तो यदि अग्नि लग गई हो कहीं पे, तो हम सभी को पता है कि जल का यूज करते हैं। तो जिन पदार्थों का ज्वलनता बहुत कम होता है, जो ज्वाला के साथ सलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इन पदार्थों के द्वारा यदि अग्नि उत्पन्न हो जाए तो तब हम किसका यूज करते सकते हैं, जल का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि फायर ब्रिगेड जो है वो आग को बुझाने में सहायक होता है। उसका जो नंबर होना चाहिए वो अपने फोन में सेव करके रखना चाहिए। यही सब बताया गया है। तो हमें बस इतना समझ में आया है कि यदि कोई ईंधन है तो उसको जलने में तीन चीज की आवश्यकता होती है हमारे, एक तो ईंधन ही होना चाहिए, एक माध्यम यानी वायु होना चाहिए, और तीसरा ऊष्मा होना चाहिए। ऊष्मा यानी ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। सही बात है, अभी जो मैंने बताया कि जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा द्रव्य पदार्थ है, यदि उसका स्वयं का ताप ज्यादा हो जाएगा ज्वलन ताप से, वो तो जल उठेगा वो। ठीक है ना, आग पकड़ लेगा स्वतः ही। ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब हमारा ये जो 6.7 में, चित्र 6.7 में जो अग्निशामक दिखाया गया है, ये किस लिए दिखाया गया है, वैसे तो हम अपनी अग्नि को किसके द्वारा बुझा सकते हैं, यदि कहीं आग लग जाए तो हम किसके द्वारा, जल के द्वारा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज में या किसी ऐसी चीज में जहां हम जल का यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे किस चीज का यूज करेंगे कि आग बुझ जाए, तो हम वहां पे यूज करते हैं। देखिए आप, ये एक सिलेंडर टाइप होता है, ये अपने बैंक में, ऑफिस में, या इस तरह के जितने भी मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज करते हैं वहां पे देखा होगा। तो इस सिलेंडर के ये जो छोटा सिलेंडर है इसके अंदर होता है क्या है, इसमें होती है हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है उस उनके संपर्क में जो अग्नि आती है उसको बुझा देती है। ठीक है, संपर्क तोड़ देती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भारी होती है ऑक्सीजन से, तो वो क्या करती है, संपर्क तोड़ देती है, ईंधन जो जलता हुआ ईंधन है उसके बीच और ऑक्सीजन के बीच संपर्क तोड़ देती है और आग बुझ जाती है इसके थ्रू। तो हम किसका यूज करते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए दहन के प्रकार क्या होते हैं। तो दहन के प्रकार, जब ऊष्मा और जब दहन तीव्र होता है,
ठीक है? जैसे हम किचन की जो हमारी गैस है उसको जलाते हैं, वो तेज़ी से जल उठती है, तीव्रता से उठती है, जल उठती है, तो उसको ही हम तीव्र दहन कहते हैं। स्वतः दहन किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो जंगल में अपने अचानक से आग लग जाती है, लपेटे में आ जाती है, वही सब लिखा है बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है। ठीक है ना? उसे कहते हैं स्वदहन। या ये देख लो कि कोयला, जो कोयले के कंडे होते हैं, कोयला होता है, उसमें भी स्वद भी जल जाती है। ठीक है? जैसे बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ भी स्वद जल जाती है। कोयले की खानों में मैंने बताया था कि कोयले की खानों में कौन-सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो वहाँ पे भी कई बार ऐसे खतरनाक विस्फोट होते हुए हमने देखा है कि वहाँ पे क्या हो गया, एकदम से आग लग गई। तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे आग लग जाती है। हुँ। देखिए विस्फोट किसे कहेंगे? जो हमारे पटाखे होते हैं, देखो दिवाली आने वाली है तो पटाखों की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो हमारे पटाखे होते हैं, उस वो पटाखों में हमारी क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश भी होता है और साथ के साथ ध्वनि भी होती है। क्योंकि जब हम पटाखे छोड़ते हैं तो एकदम ध्वनि की आवाज़ भी आती है, तो तीनों चीज़ होती है उसमें। तो लेकिन ये क्या कहलाता है? ये कोई दहन, ये ज्वाला नहीं होती है, ये विस्फोट कहलाता है। हाँ, छोटा विस्फोट है, लेकिन है विस्फोट बोलेंगे इसको, कोई ज्वाला या वो नहीं बोलेंगे। ठीक है? अब ज्वाला देखिए, ये हमारा जो 6.9 है, इसको चित्र को देखिए, जो हमारा लैंप है उसमें भी आपको एक लो सी जलती हुई दिखाई देती है, कैंडल में भी लो दिखाई देती है और जो बर्नर होते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे 12th क्लास में, वहाँ बर्नर यूज़ होता है, तो वहाँ भी क्या है, वो लो के साथ जलता है वो। तो इन तीनों में क्या होता है, हमारी ज्वाला देखी जा सकती है। अब नीचे देखिए, इसमें लिखा है दहन या ज्वाला देने वाले पदार्थ। दहन और ज्वाला, देखिए मैंने भी बताया था मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, तो ये ज्वाला देगा मोमबत्ती। मैग्नीशियम क्या दहन है, तो ज्वाला नहीं देगा। कपूर ज्वाला देता है, मिट्टी का तेल देता है, लकड़ी का कोयला दहन, ठीक है, ज्वाला नहीं देता। ओके। देखिए, ये मैं आपको पहले बता चुकी, इसने अब प्रयोग अब किया है। इसने कहा है 6.11 में क्या कहा है कि जो काँच की एक प्लेट है, यदि हम उसको मोमबत्ती के ऊपर रखें, तो वो क्या करेगा? जल जाएगा या फिर नहीं जलेगा, क्या करेगा? देखो, हम काँच की प्लेट मोमबत्ती के ऊपर रखेंगे, तो वो क्या है, ब्लैक-ब्लैक एक घेरा-सा बना देगा, ठीक है? ब्लैक-ब्लैक घेरा ये किसका होता है? किसके कण होते हैं? ये कार्बन के कण होते हैं, क्योंकि काँच तो जलेगा नहीं। वो जलेगा नहीं तो क्या हो जाएँगे उसके कार्बन के कण वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। वही सब इसमें 6.11 में बताया हुआ है। यही सब भी है इसमें। इसमें बताया हुआ है कि जो हमारा कपूर होता है वो सीधा वाष्पित हो जाता है। जब हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर कैसा होता है? ठोस होता है। तो उसको किसमें बदलना चाहिए? द्रव अवस्था में, लेकिन वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता, जब हम उसे जलाते हैं वो सीधा क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। ठीक है? जब हम उसको जलाते हैं। इन्होंने भी ये सब दिखाया हुआ है कि मोमबत्ती दिखाई है कि कहाँ पे ज़्यादा लो होती है, कहाँ पे कम होती है। 6.13 में बस ये दिखाया हुआ है कि ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र की ज्वाला सबसे अधिक कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, इस प्रकार से। ये नीचे 6.14 में दिखाया गया है कि एक मिनट सॉरी, जो सुनार होता है, तो वो किस तरह से अपनी धातुओं को पिघलाने में किसका यूज़ करता है? फुकनी का यूज़ करता है, धातु की फुकनी होती है उसका यूज़ करता है अपने सोने-चांदी के सामानों को बनाने के लिए। अब इन्होंने कहा है कि ईंधन क्या है? 6.6 में कह रहे हैं ईंधन क्या है? तो ईंधन हम पढ़ चुके हैं, जितने भी हमारे जो पदार्थ स्वतः जल उठते हैं या माध्यम के द्वारा जल जाएँ, उन्हें हम क्या कहेंगे? ईंधन कहेंगे, ठीक है? देखिए, घरेलू या औद्योगिक उपयोगों में उपयोगों से संबंधित रखने वाले प्रमुख पदार्थों को क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जैसे हमारा लकड़ी हो गया, कास्ट कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, इस इत्यादि। इन्हीं सभी को क्या कहेंगे हम? ईंधन कहेंगे, ठीक है? बस ये है कि कोई ईंधन महँगा है, कोई सस्ता है, कोई आसानी से उपलब्ध हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। और कोई जलने के बाद बिल्कुल मतलब स्वच्छ रहता है, या कोई बहुत ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न कर देता है। तो आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? आदर्श ईंधन हम कहेंगे जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए,
जो बाद में कोई प्रदूषण ना छोड़े और हमें सहजता से उत्पन्न हो जाए, सस्ता हो, ठीक है? उसे हमें आदर्श ईंधन कहते हैं, पर ऐसा ईंधन शायद कोई होगा, क्योंकि आदर्श ईंधन हम बोल ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि कोई भी ईंधन हो, वो बाद में प्रदूषण अवश्य ही करता है और आज सस्ता तो कुछ है ही नहीं, महँगा ही महँगा है, ठीक है? तो आदर्श ईंधन इस चीज़ को कहेंगे। ईंधन दक्षता किसे कहेंगे? देखिए, जितने भी हमारे ईंधन हैं, वो जब जलते हैं तो उनका जो ऊष्मीयमान होता है सबका अलग-अलग होता है। उनका जो मात्रक होता है, उनका ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होगा? किलो जूल प्रति किलोग्राम, उनका जो मात्रक है, ठीक है? ईंधनों का प्रारूप 6.3 में क्या गया है कि जो ठोस ईंधन क्या है? कोयला, द्रवित मिट्टी का तेल, गैसीय, प्राकृतिक गैस या कपूर, इस तरह से। मैंने आपको बताया है कि ठोस ईंधन किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे और गैसीय किसे कहेंगे। देखिए 6.4 जो सारणी है उसमें ऊष्मीयमान है, तो सबका ऊष्मीयमान अलग होता है। जितने भी हमारे ईंधन होते हैं सबका ऊष्मीयमान अलग होगा, सेम नहीं होगा किसी का भी। जैसे आप देख ही रहे हैं कि लकड़ी का कितना है, 17,000 से 22,000, पेट्रोल का 45,000, हमारा जो सीएनजी है वो 50,000, हाइड्रोजन 1,50,000, इस तरह से। तो ये जो जितने भी हमारे ईंधन होते हैं उनका ऊष्मीयमान क्या होता है, सबका डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद, देखिए जब ईंधन जलता है तो क्या है, वो बहुत सारी चीज प्रदूषित करता है, ठीक है? जैसे हमारा लकड़ी हो गया, कोयला, पेट्रोल, ये सभी क्या है, कार्बन ईंधन है, क्योंकि जब ये जलते हैं तो कार्बन उत्पन्न करते हैं, और जो कार्बन होता है वो हमारे लिए पशु पक्षी जानवर हमारे जितने भी हैं इस सब के लिए भी ठीक नहीं होता, ठीक है, हानिकारक होता है। इसमें एक नोट दिया हुआ है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो लोग अंगीठी जला लेते हैं कमरे में और सो जाते हैं, तो उस तरह से नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो सुबकते हुए कोयला होता है या अध जला कोयला होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो हमारे लंग्स के लिए या हमारे श्वसन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। कभी कभी तो दम घुटने से हाँ, मृत्यु भी हो जाती है, तो अंगीठी कमरे में रख के नहीं सोना चाहिए। ये सब बताया गया है इसमें, ठीक है? तो जो हमारे ईंधन जलते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये सब निकलता है, ये सभी इसमें बताया गया है, ठीक है? यही हाँ, विश्व ये ग्लोबल वार्मिंग किसे कहेंगे, विश्व उष्णता किसे कहेंगे? जब ईंधन जलता है तो वह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, मैंने आपको बताया गया है। तो सबसे ज्यादा क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब निकलता है। तो इससे क्या होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि हमारी जो अर्थ है उसका जो ताप है वो एकदम से तेजी से बढ़ जाता है, और जो तेजी से बढ़ेगा तो लेकिन तेजी से बढ़ने से क्या हानि हो सकती है, तेजी से बढ़ने से जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं ना, हिम 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 जो होते हैं, बर्फ जहाँ जैसे अंटार्कटिका, इस तरह के जो महासागर हो में जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या पिघलने लग जाते हैं, बहुत तेजी के साथ पिघलते हैं। तो जो तटीय मैदानी इलाके हैं वहां पे क्या आ जाती है, एकदम से बाढ़ आ जाती है, तो वो सब जलमग्न हो जाते हैं, बहुत हानि होती है, ठीक है? अम्लीय वर्षा भी उत्पन्न होती है। मैंने आपको बताया है कि जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो वो दोनों साथ में मिलकर जो वर्षा होती है, तो वर्षा के साथ वो मिल जाते हैं, ठीक है ना? किसके हाइड्रो सल्फर के और हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, वो वर्षा के साथ मिल जाते हैं, मिलकर अम्लीय वर्षा उत्पन्न करते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? ठीक है, वर्षा हो रही है, मतलब समुद्र के पानी का ऊपर उठना, फिर उसके बाद के सहारे से नीचे गिरना, वो वर्षा होती है। लेकिन अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे? मतलब वर्षा का जो जल है वो कैसा हो गया, एसिड हो गया, अम्लीय हो गया। किस तरह से? क्योंकि हमने कोई ईंधन जलाया, उससे क्या निकला, सल्फर के या नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकले, वो सारे हमारे वायुमंडल में पहुंच गए, वो वायुमंडल में घूम रहे कण, ठीक है? और जैसे ही बारिश हुई तो वो उसके साथ मिक्स होके नीचे गिर गए, पृथ्वी पे गिर गए, तो वो किस किस को हानि पहुंचाएंगे, वो हमारी फसलों को, भवनों को, वो हमारी मृदा को और हमको भी हानि पहुंचाते हैं, ठीक है? तो जो मृदा, जो अम्लीय वर्षा है वो सभी को हानि पहुंचाती, तो हमें ईंधनों को, जो ईंधन है वो कम ही जलाने चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, मतलब जो मोटर गाड़ियाँ हैं,
कहते हैं कि एक ही परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों पर अलग-अलग गाड़ियाँ हैं, चारों पे अलग-अलग व्हीकल हैं, तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमें क्या हो रहा है, इससे प्रदूषण फैल रहा है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो हमें इनका कम से कम यूज़ करना चाहिए, हमें सीएनजी यूज़ करनी चाहिए इसकी जगह, क्योंकि जो सीएनजी होती है वो एक स्वच्छ ईंधन है, कम प्रदूषण फैलाती है। तो हमने यही पढ़ा। देखिए अम्लीय वर्षा मैंने अभी आपको बताया था, दहन, ज्वाला, अग्निशामक जिसमें हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही थी, वो बताया मैंने आपको। आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? जो ईंधन सरलतापूर्वक हमें आसानी से और जिसको जलाने में प्रदूषण कम हो, वो हमारा आदर्श ईंधन होता है। ज्वलनशील पदार्थ बताया मैंने आपको। चलो ये 2 चीज़ रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो पदार्थ वायु में जलते हैं उन्हें द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है? ऐसे पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जल उठते हैं उन्हें द्रव्य पदार्थ कहते हैं। यानी किसी भी ईंधन को या किसी भी ऐसे पदार्थ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की, हमारी वायु की। हम क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तभी तो जल उठेगा। और वैसे भी हमारी जो वायु का संघटन है उसमें सबसे अधिक क्या है? बताइए? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। कितना है? नाइट्रोजन है। क्योंकि यदि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हुआ तो सब चीज़ जल उठती, इसलिए नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है, जिसके वायु के संघटन में। तो हुँ, आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का प्रयोग करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होंगी तो उसके लिए हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे, अग्निशामक का, ओके। वनोन्मूलक किसे कहते हैं? वनोन्मूलन होता है कि वनों को अधिक से अधिक लगाना, ठीक है। आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? आदर्श ईंधन सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो सकता हो, आसानी से जल उठता हो और वह दहन योग्य हो, ठीक है? उसका जो ऊष्मायमान है वो उच्च हो। ये भी मैंने बताया। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषण होते हैं, ये भी बोला है मैंने। क्योंकि जो ईंधनों को हम पूर्णतः नहीं जलाते, अपूर्ण रूप से जो जले ईंधन होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए विषैली गैस होती है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन के द्वारा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और उनके मिश्रण से ही क्या अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती है, जो धरती पे आकर फसलों, भवनों और मृदा को बहुत ही हानिकारक के रूप में उनको उत्पन्न करती है। ये सभी मैंने आज आपको रिवीजन करा दिया है कि क्या अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, विस्फोट क्या होता है और ईंधन दक्षता किसे कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।